वेलकम टू लैबपीडिया.net। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है कि मैंने आज आपको डिस्कस करना है पोटाशियम इन द सीरम एंड इन द ब्लड। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसकी हाइलाइट्स आपको बताऊँगा। तो अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट labpta.net पे चले जाएं, तो वहाँ पे ये सारी डिटेल मिल जाएगी जो मैं आपको अभी ब्रीफली बताऊंगा। सबसे पहले आता है कि हम कौन सा सैंपल लेंगे। तो इसके लिए हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, और ये बेसिकली ये जो टेस्ट है पोटाशियम का, ये हम सीरम पे करते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा इस्तेमाल करें तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी कम आएंगी, और मैंने पहले बता चुका कि रैंडम सैंपल ले सकते हैं। और अगर आप सीरम को फ्रिज में रखें एट 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये 1 वीक के लिए द वैल्यू विल बी स्टेबल। तो पोटाशियम की वैल्यू जो है ना स्टेबल रह जाएगी। अब आपने प्रिकॉशंस क्या क्या इसमें लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस है वो है कि हिमालिसिस को अवॉइड करना है, क्योंकि हिमालिसिस की वजह से आरबीसी से या दूसरे सेल की वजह से ब्रेक डाउन करने से जो है ना पोटाशियम ब्लड में आ जाएगी, सीरम या प्लाज्मा में आ जाएगी, तो वो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद ये कि अगर आप टोर्निका हाथ के ऊपर अगर ज़्यादा देर बांधे रखें और आपके फिस्ट को आप ऐसे ऐसे करें, तो करने से भी ये इसकी पोटाशियम वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ईडीटी हम उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पोटाशियम होता है। तो मज़ीद जो प्रिकॉशन वो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल दी, ये आप देख लें। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ओल्ड स्टोर्ड ब्लड में भी साफ ज़रूरत में भी पोटाशियम ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम कि इंडिकेशंस क्या है पोटाशियम की। एक तो पोटाशियम की जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट एडवाइस करेंगे तो उसमें पोटाशियम लाजमी होगी। फिर ये हम एडवाइस करते हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर सीरियस मरीज होते हैं उनके अंदर हम ये एडवाइस कर देते हैं। और फिर अगर कोई मरीज डायबिटिक्स ले रहा है या हार्ट मेडिकेशन ले रहा है तो उसके अंदर भी हम पोटाशियम लेवल को एडवाइस कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पोटाशियम क्या चीज़ है। तो आप ये देख लें कि अबाउट 2 to 3 ग्राम ऑफ द पोटाशियम इज इंजेस्टेड इन द फूड एंड एक्सक्रीटेड एज सॉल्ट। तो ये हम मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि डाइट जो भी हो तो उसके अंदर पोटाशियम इन द डाइट आएगा, रैपिडली अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन से, ये अब्जॉर्प्शन इसकी काफ़ी रैपिड हो जाती है। तो उसका फिर नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लेवल ऑफ पोटाशियम, वेरी लिटिल एंड ट्रांजिएंट। उसके बाद आफ्टर बॉडी नीड के अलावा जितनी भी बॉडी की ज़रूरत होगी पोटाशियम वो रह जाएगी। उसके अलावा एक्सेस जो होगी ना वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ ये डायग्राम में दोबारा दिखाने की कोशिश की है कि 40 to 150 मिली इक्वलेंट पर डे पोटाशियम जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, और इन ग्लोमेरुलस के अंदर 100% एक्सक्रीट होके फिर इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अब जो भी बॉडी को ज़रूरत होगी वो पोटाशियम बॉडी के अंदर रह जाएगी, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगी ना वो एक्सक्रीट हो जाएगी इन द यूरिन। अब यहाँ पे ये मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि ब्लड के अंदर जो पोटाशियम का लेवल बहुत कम है, इट इज़ जस्ट 4, एवरेज मैं ले रहा हूँ 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जबकि इंट्रासेलुलर जो है इसका लेवल 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। इसलिए जब भी कोई सेल ब्रेक करेंगे तो ये पोटाशियम बाहर आ जाएगी, तो सीरम और प्लाज्मा में इसकी वैल्यू गलत आएगी। तो उसके बाद आता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटाशियम। अब पोटाशियम की मैंने यहाँ बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 90% ऑब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ से ग्लोमेरुलस से पूरी की पूरी फिल्टर हो जाती है। फिर लूप ऑफ हेनले के अंदर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसके अंदर पोटाशियम बाहर आती है और सोडियम अंदर चला जाएगा। तो उसके अलावा जो पोटाशियम जो भी एक्सेस होगी तो वो
यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी। अब ये देखें कि यूरिन के अंदर पोटाशियम का जो लॉस है 40 to 120 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है, और स्टूल के अंदर 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है, और स्वेट के अंदर 0 to 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। और पोटासियम कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर, ये डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर, लाइक एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सब जो है ना इंक्रीज रीनल पोटाशियम लॉस को इंक्रीज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पोटाशियम। एक तो पोटाशियम जो है रेगुलेट करते रहे इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैलिटी, दूसरा है कि मेंटेन इंट्रासेलुलर न्यूट्रलिटी इन रिस्पॉन्स टू हाइड्रोजन एंड सोडियम, तीसरा है हेल्प फॉर ग्लाइकोजन डिपॉजिट इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल, फिर है कि ये मेंटेन नॉर्मल कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक रिदम को ये नॉर्मलाइज करती है। अगर पोटाशियम ऊपर हो नीचे हो तो इसका सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है कार्डियक रिदम पर, और ये मेंटेन करती है स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन को। फिर इसके बाद है कि पोटाशियम का जो रोल है इसके अंदर एसिड बेस बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोक्लेमिक एल्कलोसिस। हाइपोक्लेमिक एल्कलोसिस मैंने ये डायग्राम में दिखाने की पूरी कोशिश की है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, और ये इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पोटाशियम होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम और हाइड्रोजन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में व्हेन एक्सेस पोटाशियम इज लॉस्ट इन द यूरिन, तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम डिफ्यूजेस आउट, सेल से पोटाशियम बाहर आना शुरू हो जाएगी। सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव्स इनसाइड चले जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयन लॉस्ट बाय द किडनी लीड्स टू हाइपोकैलेमिया। अब इसके अंदर लैब फाइंडिंग क्या होगी? एक तो इंक्रीज प्लाज्मा पीएच होगा, ये मैंने जो बताया ना, हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस के अंदर इंक्रीज प्लाज्मा पीएच, डिक्रीज्ड extracellular fluid, hydrogen ion concentration, increased potassium excretion in exchange for the urinary sodium leads to hypokalemia, where hypokalemia results from the depletion of the intracellular potassium. Bicarbonate level is increased, serum chloride level is decreased, some cases we may see serum sodium low। और इसी चीज़ में जो चेंजेस हैं वो टिपिकल होते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ हाइपरक्लेमिक एसिडोसिस? इन एसिडोसिस इसके अंदर पोटाशियम मूव्स फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड, दिस इज ए रिवर्स फिनोमिना। इस डायग्राम में मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप इसमें अगर गौर करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस डायग्राम को देखें तो आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। और इसमें लैब फाइंडिंग जो होंगी, इसमें पोटेशियम लेवल इज रेज्ड, लो ब्लड पीएच, बाइकार्बोनेट लेवल इज मोस्टली लो, इंक्रीज एनायन गैप, और डिक्रीज्ड ब्लड CO2 कंटेंट लेवल। अब आता है कि व्हाट काजेज हाइपरकैलेमिया। तो दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन। एक तो तक इंक्रीज पोटाशियम इज रिलीज इनटू द ब्लड, और ड्यू टू द किडनी विच कैन नॉट एक्सक्रीट द पोटाशियम। अगर किडनी में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, तो फिर पोटाशियम हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, और ड्यू टू द लो यूरिन आउटपुट। तो ये मैंने डायग्राम में फिर दिखा दिया। फिर है कि व्हाट कॉजेज हाइपोकैलेमिया, तो उसमें आप देख लें कि इंक्रीज लॉस जब भी पोटाशियम होगा, वोमिटिंग, डायरिया, GIT, फिस्टुला, डायबिटिक थेरेपी, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हैं हाइपोकैलेमिया में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मसल वीकनेस, थर्स्ट, नाजिया, एनोरेक्सिया, डिजीनेस, लेग क्रैम्प्स, हाइपोटेंशन, पॉलीयूरिया, पोरली कंसंट्रेटेड यूरिन। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पोटाशियम लेवल इन द बॉडी। अगर पोटाशियम लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो देयर विल बी टैकीकार्डिया, there is increased muscular irritability, there is flattened T-wave, and the end result will be cardiac arrest. अगर पोटाशियम लेवल लेस देन 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो, देयर आर मार्क्ड न्यूरोमस्कुलर सिम्टम आ जाते हैं। और अगर साइन सिम्टम ड्यू टू हाइपरकैलेमिया अगर हो तो उसमें मेंटल कन्फ्यूजन,
देयर इज वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगी, पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब, देयर इज वीकनेस इन द रेस्पिरेटरी मसल्स, देयर इज ब्रेडिकार्डिया, प्रोलॉन्ग पीआर एंड क्यूआरएस इंटरवल। तो ये मैंने सारा डिटेल दिया, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको सारा मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ पोटाशियम। एक तो पोटाशियम लेवल अगर ज़्यादा 6.5 से ज़्यादा हो, या पोटाशियम लेवल 2.5 मिलीग्राम से कम हो। फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ द पोटाशियम, तो वो एज के लिहाज से यहाँ दे दिया है। फिर उसके बाद अनदर सोर्स से जो पता चला मैंने वो भी दे दिया। फिर यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड द ब्लड प्लाज्मा पोटाशियम लेवल। Serum potassium level is higher, 0.4 to 0.5 milliequivalents from the blood plasma. The literature range is 0.1 to 1.2 milliequivalents per liter. Sodium level is the same in the serum, blood and plasma. यहाँ पे मैंने दे दिया कि what are the causes of hyperkalemia। उसके बाद हम आ जाते हैं कि what are the ECG changes in hyperkalemia। ये नॉर्मल ECG है। तो उसके बाद अगर हाइपरकलीमिया में क्या होगा, पी वेव इज फ्लैट, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, वाइडन क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा, ये वाइडेंड हो जाएगा, एसटी डिप्रेशन और टाल टी वेव आ जाएगी। फिर यहाँ पे मैं पूरी डिटेल लिस्ट दे दी है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोकलीमिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन ईसीजी। अब ईसीजी में इन हाइपोकलीमिया you will see P wave slightly peaked, it will be raised, prolonged PR interval, ये PR interval जो लंबा हो जाएगा, ST डिप्रेशन होगी, T wave shallow और U wave prominent हो जाएगी। तो फिर हम आ जाते हैं कि what are the causes of non-renal potassium loss, what will be presentation of pseudo hyperkalemia। So there are raised potassium and no सूडो हाइपरकलीमिया में ये होता है कि पोटेशियम लेवल तो रेज होता है लेकिन उसके अंदर कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं होते। उसके बाद ये मैंने मुख्तलिफ और वजूहत बता दी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाएं तो ये पूरा जो मैंने अभी ब्रीफली लेक्चर आपको दिया है तो यहाँ पे डिटेल आप सारी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और once again I will request to visit our website labpedia.net।